नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है एक्सेल सीखने की इस शानदार सीरीज में। इस चैनल पर हम एक्सेल के पूरी बेसिक से लेकर के एडवांस तक के सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सेल के होम टैब के अंदर जो फंड ग्रुप होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखा और समझा कि होम टैब क्या है, इसका यूज कैसे कैसे कहाँ कहाँ और किस किस टाइप से डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन सिर्फ फंड ग्रुप काफी नहीं है डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। आपको अपने डेटा के अलाइनमेंट्स को सेट करना पड़ता है, डेटा को थोड़ा मर्ज करना पड़ता है, पोजीशन को सेट करना पड़ता है। तो ये सब चीजों के लिए हमको सीखना पड़ता है अलाइनमेंट ग्रुप। तो आज के जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा है होम टैब का सेकेंड ग्रुप जो होता है अलाइनमेंट ग्रुप। तो आज के इस वीडियो में हम अलाइनमेंट ग्रुप के जितने भी फंक्शंस हैं वो सभी का यूज करके अपने डेटा को प्रॉपरली प्रेजेंटेशन बनाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने इस डेटा पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मेटिंग किए थे, साइज इंक्रीज किए थे, बोल्ड किए थे, टैलिक किए थे, कलर चेंजिंग बॉर्डर वगैरह अप्लाई किए थे। अब आज हम इसी वीडियो के अलाइनमेंट्स को सेट करेंगे। आप देखिए कि जब भी हम एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं तो हमारा जो वैल्यू है वो हमेशा राइट साइड एंगल में आता है और जो टेक्स्ट है वो हमेशा लेफ्ट एंगल में आता है। अब हमको इसको सेंटर में अलाइन करना है, थोड़ा सा अप साइड में अलाइन करना है, तो इसी के लिए हम वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों अलाइनमेंट का यूज करने के लिए हम हमारे एक्सेल में फंड ग्रुप के बाद जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसका यूज हम करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक में है, आपके अलाइनमेंट ग्रुप के सारे ऑप्शंस का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसको सीखने के बाद आप अपने डेटा को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो चलिए हम अलाइनमेंट ग्रुप को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर सबसे पहले आपको मिलता है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट क्या होता है? यह आपके डेटा को लेफ्ट कॉर्नर में, सेंटर में और राइट में अरेंज करने का काम करता है। जैसे जो हमारा डेटा है उसका जो साइज है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है मान लेते हैं। अब इसमें ये जो डेटा है वो सभी डेटा कुछ लेफ्ट में है कुछ राइट में है, तो ये प्रेजेंटेबल नहीं दिख रहा है। तो इसको हमको सेंटर में रखना पड़ेगा या फिर इसको हमको राइट में या फिर इसको हमको लेफ्ट में रखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेटा को कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में जाके जैसे ही हम लेफ्ट में प्रेस करेंगे तो जो डेटा राइट में है वो भी लेफ्ट अलाइनमेंट में अरेंज हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको सेंटर में रखना है तो यहाँ से आप सेंटर में रख सकते हैं। तो सेंटर अलाइनमेंट देते ही सभी डेटा आपके सेंटर अलाइनमेंट में आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको राइट साइड में रखना है तो राइट एंगल में भी आप उसको अरेंज करके रख सकते हैं। तो ये तीन अलाइनमेंट्स होते हैं आपके लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट। वैसे ही एक आपका होता है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो इसमें आपके टॉप, मिडिल और बॉटम तीन अलाइनमेंट्स आपको देखने मिल जाते हैं। कभी कभी हमारा जो रो है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, तो अगर ये साइज बड़ा है तो डेटा को या तो टॉप में होना चाहिए या तो लेफ्ट में या तो मिडिल एरिया पे होना चाहिए या तो बॉटम एरिया पे होना चाहिए। तो जनरली डेटा बॉटम पे होता है, बट अगर रो का साइज बड़ा है तो डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए सेलेक्ट करेंगे जो हेडिंग्स है उसको, हमको हेडिंग को करना है तो हेडिंग सेलेक्ट किए। अब इसको मैं करना चाहती हूँ सबसे ज्यादा टॉप में, तो टॉप अलाइनमेंट दे सकते हैं। मिडिल एरिया देना होगा तो मिडिल एरिया दे सकते हैं। उसके बाद अगर इसको देना होगा बॉटम में तो बॉटम में दे सकते हैं। तो ऐसे करके आपके दो टाइप से अलाइनमेंट होते हैं। हॉरिजेंटली करेंगे तो लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट होता है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं टॉप, मिडिल, बॉटम, तो वो अलाइनमेंट भी आप सेट करके अपना रख सकते हैं। ये ज्यादातर एक्सेल के आपके ओरिएंटेशन के लिए काम आता है कि टेक्स्ट को किस साइड में रोटेट करना है, किस टाइप से ये होना चाहिए सेट आपका, तो उस चीजों के लिए आप यूज करते हैं आपका जो अलाइनमेंट ऑप्शन है उसको। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा आपका ओरिएंटेशन है उसमें। ये ओरिएंटेशन क्या होता है, तो अगर आपने वर्ड पढ़ा है तो वर्ड में पेज लेआउट के अंदर एक ओरिएंटेशन होता है जो पेज के लैंडस्केप और पोर्ट्रेट को सेट करता है। वैसे डेटा भी होता है। अब यहाँ पर कभी कभी ये होता है कि हमारा डेटा का जो कॉलम हेडिंग है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो प्रिंट करने के समय में एक पेज में प्रिंट करने में दिक्कत होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके हेडिंग्स को थोड़ा सा यूनिक और थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यूज करेंगे ओरिएंटेशन का। इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग एंगल्स मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग उसको एंगल में चेंज कर सकते हैं। जैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो वो आपका डाउन टू
अप में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप करते हैं एंगल क्लॉकवाइज तो वो आपका लेफ्ट टू अप साइड में, लेफ्ट से राइट साइड में आपका आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको देते हैं वर्टिकली तो हर डेटा वर्टिकली 1 by 1 फंड के साथ कंटेन कैरेक्टर के साथ अरेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देते हैं रोटेट टेक्स्ट अप तो डेटा आपका बॉटम टू टॉप चला जाएगा। अगर आप देते हैं रोटेट टेक्स्ट डाउन तो डेटा आपका टॉप टू बॉटम की ओर आता है। तो इस टाइप से आप एंगल सेट करेंगे। आपको नॉर्मल रखना है एंगल को तो वापस से आप इसमें क्लिक करेंगे तो वापस से एंगल्स आपके नॉर्मल आ जाएंगे। सेल्स को ऑटो फिट करना है, ऑटो फिट टू रो, तो यहाँ पे जैसे ही रो में डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑटो फिट कंटेंट के अकॉर्डिंग आपका फिट हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं हमारे wrap टेक्स्ट में। wrap टेक्स्ट का काम है डेटा में एक एंटर लाइन यूज करना। जैसे ये स्टूडेंट नेम है, अब हम इसके हेडिंग्स को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। जैसे ये आपका स्टूडेंट रिजल्ट है तो इसको हम ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरा डेटा है वो एक ही लाइन में आ जाए, जिससे कॉलम का साइज भी बड़ा करना ना पड़े, सेल्स का जो विड्थ है वो भी बढ़ाना ना पड़े, और जो डेटा है वो पूरा साफ साफ वहां से दिखे मेरे को। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने सेल्स का जो हाइट है वो बढ़ा देंगे, विड्थ नहीं बढ़ाएंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे wrap टेक्स्ट में, wrap टेक्स्ट में क्लिक करने के बाद जैसे अगर आप ऑलरेडी कॉलम सेट कर दिए तो जैसे ही कॉलम को आप छोटा करेंगे तो आपका डेटा वहां पर फिट हो जाएगा। कुछ इस टाइप से आप डेटा को देख सकते हैं। wrap टेक्स्ट से अगर हटाएंगे तो डेटा हाइड हो रहा है, लेकिन जैसे ही wrap टेक्स्ट में क्लिक करेंगे हम तो wrap टेक्स्ट करते ही आपका जो डेटा है वो एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और एक ही सेल में दो लाइन्स आपके आ जाएंगे। तो इस टाइप से आप उसमें यूज कर सकते हैं अपने डेटा को कि किस टाइप से आपका जो डेटा है अगर अलग अलग सेल में जा रहा है तो आप एक सेल में उसको रख सकते हैं। यहाँ पे करेंगे रैप टेक्स्ट तो वो भी आपके रैप टेक्स्ट में जैसे ही कॉलम का साइज छोटा होगा तो वो भी आपके एक ही सेल में अरेंज हो जाएगा। तो इस टाइप से आप सेल का जो हाइट है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे डेटा आपका बहुत ही क्लियर तरीके से आपको शो करेगा। उसके बाद हम आते हैं आपके मर्ज एंड सेंटर में। मर्ज एंड सेंटर एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें हेडिंग जब भी हम लिखते हैं तो दो तीन सेल्स ऐसा होता है जिसको जोड़ दिया जाता है, सेंटर में ला दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आप हेडिंग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। बीच में कुछ आपको पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करने तो दो तीन सेल को आप मर्ज करके वहां पर पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो कोई सा भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके हेडिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे स्टूडेंट रिजल्ट, अब ये पूरे डेटा का हमारा स्टूडेंट रिजल्ट हेडिंग है, तो अगर हम इसको कॉलम नंबर ए पे लिखते हैं तो सीरियल नंबर का साइज बड़ा करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग है इसलिए इसको सेंटर में भी रखना चाहते हैं तो पूरा एरिया सेलेक्ट करेंगे। तो ए से लेकर के एफ तक जहां तक आपको मर्ज करना है वहां तक एरिया सेलेक्ट करेंगे। मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलेगा मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का मतलब क्या है कि ये सेल को मर्ज तो करेगा ही, साथ ही मर्ज के साथ साथ ये आपके सेंटर अलाइनमेंट में भी इसको अप्लाई कर देगा। तो मर्ज एंड सेंटर में जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ स्टेप से आपका मर्ज हो जाएगा डेटा। अब ये पूरा एक सेल बन गया है। देखिए कलर करेंगे तो सब में एक ही कलर आएगा, अलग अलग सेल्स को कलर करना नहीं पड़ेगा। अगर आपको अनमर्ज करना है तो यहाँ से अनमर्ज कर सकते हैं। उसके बाद मर्ज तो करना है लेकिन सेंटर नहीं करना है, तो मर्ज अक्रॉस करेंगे तो वो मर्ज होगा लेकिन उसका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर अलाइनमेंट पे नहीं लगेगा। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको डेटा को अनमर्ज करना है तो फिर से अनमर्ज कर सकते हैं, हमको मर्ज नहीं करना है। अगर आपको सेल्स मर्ज करना है, जैसे यहाँ पर हम कुछ भी डेटा जैसे लिखते हैं, जैसे मेरे को यहाँ पर लिखना है आरसीपी कंप्यूटर। अब ये जो आरसीपी कंप्यूटर है वो मेरे को कुछ इस टाइप से मर्ज करना है वर्टिकली में। तो डेटा को सेलेक्ट करेंगे पूरा, उसके बाद मर्ज में जाएंगे और मर्ज सेल में क्लिक करेंगे तो डेटा आपका मर्ज हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हम मर्ज किए हैं मर्ज सेल में तो डेटा का अलाइनमेंट सेंटर लगा हुआ था तो वो सेंटर में अप्लाई हो गया। नहीं करना है मर्ज आपको तो यहाँ से आप अनमर्ज भी उसको करके रख सकते हैं, जिससे डेटा आपका अनमर्ज वहां से हो जाएगा। ठीक है एवरीवन। अब हम जानते हैं कि एक्सेल में जो अलाइनमेंट टैब है उसका जो मेन यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है। तो इसका जो यूज है वो होता है जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना रहे हैं तो हेडिंग्स के लिए, सेंटर में रखने के लिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी ऐसा डेटा है जिसमें आपके हेडिंग्स है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं मर्ज एंड सेंटर का, या जो भी अलाइनमेंट ग्रुप है उसके सारे टूल्स का। डेटा को बहुत ही साफ रखने के लिए, बहुत ही अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, प्रिंटेबल शीट्स को अलाइनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए यूज कर सकते
सकते हैं जिससे आपका जो अलाइनमेंट है वो बहुत ही इजी वे में सिस्टमेटिक अरेंज हो जाए, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद रिज्यूम या फिर कोई ऐसा फॉर्म आप बना रहे हैं, OMR सीट वगैरह अगर आप बना रहे हैं तो वो सबके लिए यूज आप करेंगे अलाइनमेंट ग्रुप का। तो एवरीवन, आज के वीडियो में हमने सीखा एक्सेल का जो अलाइनमेंट ग्रुप है उसके सारे फंक्शंस को बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें RCP कंप्यूटर लर्निंग चैनल को।